यानी कि यंगवू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यंगवू के फादर पीछे से उसे बुला रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान तो विंडो पर लगी हुई व्हेल फिश से हटता ही नहीं। फिर यंगू के फादर उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि यंगू 5 साल की हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला और वो हर वक्त खोई हुई रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि यंगू को ऑटिज्म की बीमारी है। ऑटिज्म में दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और इस वजह से इंसान को किसी से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म में इंसान को दूसरे लोगों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता और ये बस अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। यंगू के फादर इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे ही बच्चे के साथ होना था। फिर जब वो हॉस्पिटल से घर की ओर आ रहे होते हैं तो उनका लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता है और गाली देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर यंगू के फादर के साथ चल रहा है और वो अपनी बच्ची के बहाने उसके घर में आता है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता। लैंडलॉर्ड गुस्से में यंगू के फादर के साथ मारपीट करने लगता है। ये सब देखकर यंगू बहुत पैनिक करने लगती है और अजीब तरह से बर्ताव करती है। यंगू जोर जोर से चिल्लाकर क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल्स बताने लगती है। वो कहती है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी या फिर 10 मिलियन का जुर्माना लगेगा। उसको बोलता हुआ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यंगू के फादर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो खुशी में सभी को बताने लगते हैं कि अब मेरी बेटी बोलने लगी है। इतने सालों के बाद आखिर उसने आज इतना सारा बोला। घर आने पर वो यंगू को पूछते हैं कि तुमने इन कानूनी बातों को कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ किताब में पढ़ा। दरअसल उसके फादर एक लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद यंगू बिना देखे हुए एक एक करके सभी क्रिमिनल लॉ की किताबें पढ़ने लगती है। उसके फादर ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि उसकी बेटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटिज्म चाइल्ड है। फिर जब लैंडलॉर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो यंगू के फादर बताते हैं कि इसने इतनी बड़ी किताब एक ही बार में पढ़कर याद कर ली। लैंडलॉर्ड की वाइफ ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमारी यंगू सबसे अलग है। वो एक जीनियस बच्ची है और बड़ी होकर बहुत अच्छी अटॉर्नी बनेगी। एक्चुअली यंगू अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू बड़ी हो चुकी है। उसने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया है और अब वो कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी बन चुकी है। यंगू वेल फिश से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, इसलिए हम उसके रूम में हर जगह वेल से रिलेटेड चीजों को देख सकते हैं। आज यंगू का बतौर अटॉर्नी ऑफिस में पहला दिन है और वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। वो तैयार होने के बाद सबसे पहले अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाती है। वहां पर वो ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसके फादर उसे ऑफिस का रास्ता पूछते हैं तो वो रट्टू तोते की तरह पूरा रास्ता बताने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें ऑफिस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि तुम्हें ऑफिस में वेल के बारे में बात नहीं करनी है, समझी। यंगू के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है और जब वो मेट्रो में होती है तो वहाँ की भीड़ को देखकर घबराने लगती है। इसलिए वो वेल से रिलेटेड म्यूजिक प्ले करके इमेजिन करने लगती है कि उसकी ट्रेन के साथ साथ एक बड़ी वेल फिश चल रही है। इसलिए वो काफी रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर के बाद जब वो फाइनली अपने ऑफिस जाती है तो उसके सामने एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वहाँ एक घूमने वाला दरवाजा होता है जिसे पार करने में उसे परेशानी हो रही होती है। बार बार कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाती। तभी वहां पर एक स्ट्रेंजर लड़का आता है और उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम है ली जुनहो और ये उसके ऑफिस में काम करता है। जुनो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो यंगू बताती है कि मुझे अटॉर्नी जंग के ऑफिस में जाना है। ये सुनकर जुनहो कहता है कि मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, तो यंगू उसके साथ जाने लगती है। जुनहो की बातों से लगता है कि वो अपने ऑफिस में काफी पॉपुलर है। फिर जुनहो उसे ऑफिस का रास्ता दिखाकर चला जाता है। ऑफिस में जब अटॉर्नी जंग उसे पहचान नहीं पाते तो यंगू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर, और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। जंग ड्रॉर से उसका रिज्यूम निकाल कर पढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें न्यू अटॉर्नी के ज्वाइनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब जंग रिज्यूमे पढ़ रहा होता है तो यंगू उसे टोकते हुए कहती है कि मेरे रिज्यूमे में तो 2 पेज थे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही है। जंग के पूछने पर यंगू बताती है कि रेज्यूमे के सेकंड पेज पर मेरे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ था। ये सुनकर जंग उससे कुछ और बातें पूछने लगता है तो यंगू अपने कलीग्स के सामने देखने लगती है। वो उसे इशारे में कुछ गड़बड़ ना करने के लिए कहती है, लेकिन यंगू उसकी बात नहीं सुनती और उनके सामने अपना फनी इंट्रोडक्शन देती है, जिसे सुनकर उसका दूसरा कलीग जिसका नाम मिनवू होता है वो हंसने लगता है। फिर जंग उसका रेज्यूमे लेकर ऑफिस से बाहर चले आते हैं। अब सुयोन उसके पास आकर कहती है तुम्हें इस तरह ऑफिस में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों को सुनकर मिनहू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुयोन बताती है कि हम दोनों लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे
अब मिनहू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके रेज्यूमे पर कंपनी की सीईओ हैन का स्पेशल नोट लिखा हुआ है। उसके बाद अटॉर्नी जंग कंपनी के सीईओ हैन के पास यंगू के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की शिकायत करते हुए कहता है कि आपने ऐसी लड़की को क्यों रेफर किया जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। सीईओ कहती है कि शायद तुमने रेज्यूमे को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी यंगू ने लॉ कॉलेज में टॉप किया था और वो बहुत ज्यादा जीनियस है। जंग कहता है कि कोई भी आदमी चीजों को रटकर टॉपर बन सकता है, लेकिन एक अटॉर्नी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है और यंगू के पास स्किल्स नहीं है। अटॉर्नी बनने के लिए सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली बात कर सके, लेकिन यंगू तो खुद ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती तो औरों से बात कैसे करेगी। इसलिए एक ऑटिस्टिक पर्सन कभी भी अच्छा अटॉर्नी नहीं बन सकता। सीईओ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जंग उसके सामने एक कंडीशन रखता है जिसमें वो यंगू को एक केस सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर वो इस केस को जीत जाती है तो उसे ऑफिस में काम करने को मिलेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीईओ उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे यंगू की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। फिर जंग यंगू के पास जाता है, उसे एक क्रिमिनल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो अपने 80 साल के हस्बैंड की केयर करती थी, वो दोनों अचानक एक दिन किसी बात पर झगड़ने लगे और उसने अपने हस्बैंड के तानों से परेशान होकर गुस्से में आयरन से उसके सर पर मार दिया। यंगू इस केस की फाइल पढ़ ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस आयरन की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो आयरन को व्हेल फिश के साथ रिजेंबल करती है और उसके बारे में फैक्ट्स को बताने लगती है। यंगू व्हेल को इतनी ज्यादा पसंद करती है कि वो हर चीज को इसके साथ रिलेट करने लगती है। अब इससे अटॉर्नी जंग कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं और उसे ऑफिस में व्हेल की बात करने से मना करते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम बस इस केस के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं। फाइल को पढ़ने पर यंगू पूरे इंसिडेंट को इमेजिन कर लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के ऊपर बिना किसी कारण के भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा रहा होता है और उसके तानों से परेशान होकर उसकी वाइफ गुस्से में आयरन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो औरत घबरा जाती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके बाद अटॉर्नी जंग बताता है कि अब उस औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया गया है और हमें उसका डिफेंस करना है। फिर जंग यंगू को उस औरत के पास क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाता है। वो औरत यंगू की चाल और बात करने के तरीके को देखकर हिचकिचाती है, लेकिन जंग उसे कहता है कि चिंता मत करो, केस के समय मैं भी कोर्ट में रहूंगा। फिर यंगू उसे बताती है कि मैं 20 साल पहले अपने पापा के साथ आपके घर पर एक किराए पर रहती थी। ये सुनकर उस औरत को याद आ जाता है कि हाँ, यंगू वही ऑटिस्टिक बच्ची है जो बोल नहीं पाती थी और अब वो अटॉर्नी बन चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यंगू को गले लगा लेती है, लेकिन यंगू को पसंद नहीं आता जब कोई उसके इतने करीब आए। दरअसल ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सिंड्रोम का सिम्टम है। फिर दोनों इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। पूछताछ के बाद यंगू अटॉर्नी जंग के पास जाती है और इस केस के बारे में रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें वो नॉट गिल्टी के चार्ज लगाने के बारे में लिखा होता है। लेकिन जंग का मानना है कि अगर वो अपनी गलती मान लेती है तो उसे कम सजा मिलेगी। यंगू अपना पॉइंट बताते हुए कहती है कि वो औरत अपने पति को नहीं मार सकती क्योंकि उसके घर का गुजारा उसके पति की पेंशन और घर के किराए से होता है। लेकिन वो औरत अगर अपने पति को मारना भी चाहती थी तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि वो जिस घर में रहती है वो उसके पति के नाम पर है। उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। वो आगे कहती है कि उस औरत को बचाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह फिजिकल डैमेज का चार्ज लगना सही है। ये सुनकर जंग उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नजरिया यंगू के लिए काफी बदल भी जाता है। यंगू ने ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट किया होता है जिसे अच्छे से अच्छा अटॉर्नी भी नजरअंदाज कर देता है। अब जंग उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। फिर हम ली जुनहो को देखते हैं, जिसके ऊपर ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो जुनहो को किसी नई अटॉर्नी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। इधर जब यंगो फिर से उसे घूमते हुए दरवाजे के बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तो सुबह की तरह जुनो उसके पास आता है और मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन यंगू ये कहकर मना कर देती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल ये दोनों इस बात से अनजान है कि उन्हें एक दूसरे के साथ ही हॉस्पिटल जाना है। कुछ देर वेट करने के बाद जुनो एक नंबर पर कॉल करता है जो यंगू रिसीव करती है और दोनों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। फिर जुनो उसे रिदम के साथ दरवाजा पार करना सिखाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताता है कि अपनी वाइफ के हाथों आयरन से चोट खाने के बाद उस आदमी को एक दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसकी सर की हड्डी पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिर दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उसकी वाइफ उन्हें ये कहकर बाहर लेके जाने लग जाती है कि इस वक्त वो सो रहे हैं। लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और उसकी वाइफ उसे यंगू के बारे में बताते हुए कहती है, देखो ये हमारे किराएदार की बेटी है जो बोल नहीं सकती थी। ये सुनते ही उससे गुस्सा आ जाता है और वो यंगू के फादर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो वायलेंट हो जाता है और यंगू को मारने भी लगता है, लेकिन जुनो उसको आकर बचाता है। बाहर यंगू उस औरत से बात करते हुए पूछती है
जब आपने अपने पति को आयरन से मारा था तो उस समय आपकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि इस केस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। औरत की बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके मन में अपने पति के लिए प्यार है और वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके बाद दोनों जंग के ऑफिस जाते हैं और उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं। अब जंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए। दरअसल जूरी ट्रायल बहुत सारे लोगों का ऐसा पैनल होता है जो केस की डिटेल्स को बारीकी से देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। अब जूरी ट्रायल के लिए जंग के बाकी दोनों एम्प्लॉय अटर्नी यंगू के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यंगू उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और खुद इस ट्रायल को लीड करने की परमिशन मांगती है, जिसे जंग अलाउ कर देता है। फिर लिफ्ट में सुयोन अपने साथी मिनहो को बताती है कि यंगू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। मैंने उसकी हालत को देखकर बहुत बार उसकी मदद की, लेकिन वो हर बार मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। नीचे यंगू फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुयोन को उसके ऊपर दया आती है और वो उसकी मदद करने के बाद उसे बेवकूफ कहकर चली जाती है। रात में यंगू अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ वो अपने दोस्त से जूरी ट्रायल में कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब अगले दिन यंगू बहुत घबराई हुई कोर्ट रूम में जूरी ट्रायल के लिए आती है। वो इतनी नर्वस है कि जज के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जंग उसकी जगह बोलता है। मोरल सपोर्ट के लिए उसके फादर और दोस्त वहाँ पर आते हैं। अब ओपनिंग स्टेटमेंट देते समय यंगू सभी को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मुझे ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिस वजह से आप सभी को मेरे बात करने का तरीका और चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी अटर्नी की तरह मैं कानून से बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर उस औरत से कुछ सवाल पूछता है और वो रोने लगती है, जिस वजह से आज का ट्रायल अच्छा नहीं जाता। अटर्नी जंग उस औरत के पति को कोर्ट में लाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब वो यंगू को देखकर गुस्सा करेगा तो फैसला उनकी तरफ हो सकता है। अगले दिन कोर्ट में यंगू बहुत घबराई हुई पूछताछ करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी यंगू की शक्ल देखता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे आता है और सभी उसको रोकते हैं। उसके गुस्से को देखकर जूरी मेंबर्स को समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके एंगर इश्यू के चलते ही उस पर मारने के लिए हाथ उठाया होगा। फिर उस आदमी को वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब ट्रायल होता है शुरू। यंगू अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इस केस को जीतने वाली होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय उस आदमी की मौत हो गई। अब प्रोसिक्यूटर के हाथ में इस केस को मर्डर का मामला बना देता है। फिर जब यंगो और जुनो ऑफिस में इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जुनो उसे परेशान देखकर वेल्स के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यंगो को रियलाइज होता है कि उस आदमी को आयरन से चोट लगने से पहले ही सिरदर्द रहा था। अब ट्रायल के दिन वो डॉक्टर से पूछताछ करते हुए साबित कर देती है कि उसको चोट लगने से पहले ही कोई दिमागी बीमारी थी और उसकी वाइफ की हिट करने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इस स्टेटमेंट से क्रिमिनल केस वापस फिजिकल डैमेज केस में बदल जाता है। और जब यंगो ऑफिस में आती है तभी जुनू आकर उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गई हो। और इसके साथ वो औरत भी आती है। वो इमोशनल होकर यंगो को गले लगाती है और उसे थैंक्स कहती है। यंगो भी उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लास्ट सीन में हम कंपनी के सीईओ को यंगो के फादर ग्वेंग हो से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी से होती है, जहां पर ब्राइड और ग्रूम सबके सामने स्टेज के ऊपर वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ब्राइड की नजर शादी में आए किसी शख्स के ऊपर पड़ती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ग्रूम उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है और ब्राइड अपने ही ड्रेस के ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेडिंग ड्रेस स्लिप होकर वेस्ट तक आ जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और कुछ देर तक ब्राइड इस तरह ही एक्सपोज्ड रहती है। फिर जल्दी से ग्रूम उसको सामने से ढकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से सभी लोग शॉक में रह जाते हैं, पर सबसे ज्यादा शॉक ग्रूम के दादाजी को लगता है, क्योंकि वो ब्राइड की कमर पर बने हुए बुद्धा का टैटू देख लेते हैं और ये टैटू उनकी शादी के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। अब अगले सीन में यंगो उसके फादर के रेस्टोरेंट में जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके फादर टीवी पर चल रही वेडिंग को देखकर यंगो को कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस में देखूं। यंगो उनकी बातों को इग्नोर करती हुई वेल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि अचानक रुकती है, जिससे ग्वेंग सरप्राइज हो जाता है। फिर यंगो बताती है कि आज के बाद मैं उन्हीं लोगों से वेल्स के बारे में बात करूंगी जो ये सुनना चाहते हैं और मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातों को अच्छे से सुनता है। इतना कहकर यंगो ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंडबा लॉ फर्म में एक आदमी अपना केस लेकर सीनियर अटर्नी जंग और सीईओ हैन के पास आया है। ये आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चेयरमैन है और वो उसी लड़की का फादर है जिसकी वेडिंग पार्टी में ड्रेस स्लिप हुई थी। इसका नाम मिस्टर सिन है और वो वेडिंग के दिन हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है।
वो कहता है कि मैंने सबसे अच्छे होटल को बहुत ज़्यादा पैसे देकर शादी की अरेंजमेंट्स करवाने का काम दिया था और उन्होंने ही वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर की थी। लेकिन ड्रेस स्लिप होने की वजह से मेरा और मेरी बेटी का सबके सामने मजाक बन गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये होटल वालों के ऊपर केस करके उनसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन चाहता है। जब होटल वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने लड़की के फादर को शादी के रिफंड 230 मिलियन येन और इसके साथ लड़के और लड़की को 10 मिलियन का होटल वाउचर देने का ऑफर दिया। अब इसे सुनकर अटर्नी जंग और सीईओ हैन उसे समझाती हैं कि इतना ज्यादा कंपनसेशन मिलना इम्पॉसिबल है और होटल वालों ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। इतना सुनते ही मिस्टर सिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मुझे लगा था कि हैंडबा लॉ फर्म टैजन लॉ फर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिस्टर सिन ने कई सालों से टैजन लॉ फर्म को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। अब ये सुनकर हैन तो ट्रिगर होती है क्योंकि टैजन लॉ फर्म उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी है और आज हैन के पास खुद को बाकी लॉ फर्म से बड़ा बनाने के लिए अच्छा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाकर हैन जोश में आकर उसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन दिलाने की डील कर देती है। ये सुनकर अटर्नी जंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन मिस्टर सिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उन्होंने अपने हाथ में केस तो ले लिया है तो किसी भी तरह उन्हें ये जीतना ही होगा। इसलिए अटर्नी जंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में केस के बारे में डिस्कस करता हुआ कहता है कि हमें कैसे भी करके होटल से 1 बिलियन येन का कंपनसेशन लेना है। वो हर तरह से कंपनसेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन $250 मिलियन से ज्यादा मिलने का कोई चांस ही नहीं हो रहा होता है। इस केस के बारे में सबूत को खोजने के लिए अटर्नी जंग 2 टीम बनाते हैं, जिसमें यंगू और जुनहो ब्राइड से मिलने के लिए जाएंगे और सुयोन और मिनहो नकली दूल्हा दुल्हन बनकर होटल में जाएंगे और उनसे शादी के अरेंजमेंट्स करवाने के बहाने ड्रेस के पीछे का राज पता करेंगे। लेकिन सुयोन कहती है, मैं मिनहो की जगह जुनहो के साथ होटल जाना चाहती हूँ, इसीलिए अब मिनहो को यंगू के साथ ब्राइड के घर जाना पड़ेगा। ब्राइड का नाम किम होता है और जब वो दोनों उससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि मेरी शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ये सभी अरेंजमेंट्स मेरे फादर ने किए थे। वो ये भी कहती है कि शादी के एक दिन पहले जब मैंने अपनी ड्रेस को चेक किया तो वो बिल्कुल फिट थी, लेकिन शादी वाले दिन ड्रेस कुछ लूज लग रही थी। उसने इस बात की शिकायत भी की तो एक होटल के वर्कर ने बताया कि शादी के दिन अक्सर लड़कियों का वजन कम हो जाता है, लेकिन मेरा वजन उतना ही था। मीनू पूछता है कि जब तुमने इस बात की शिकायत की तो होटल स्टाफ के अलावा किसी और ने ये बात सुनी थी? किम बताती कि शादी की गेस्ट की लिस्ट मेरे फादर ने ही प्रिपेयर की थी, उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को शादी में इनवाइट नहीं किया था। मिनहो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यंगो उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्तों के बहुत सारे फोटोज हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का एक भी फोटो नहीं है। तो किम झूठ कहती है कि शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना था, इसलिए सभी फोटोज वहां पर हैं। लेकिन यंगो उसका झूठ पकड़ लेती है और अपने फिंगर से पॉइंट आउट करके बॉक्स में रखे हुए ख्यो के फोटो को दिखाती है। ख्यो उसका पति है और कहती है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है। इस बात पर किम कहती है कि ख्यो के दादाजी चर्च में कुछ काम करते हैं और वहां पर मैं पियानो बजाया करती थी। उन्होंने मुझे ख्यो से मिलवाया था और मेरी फैमिली से शादी के बारे में बात भी की थी। दरअसल ख्यो के दादाजी कैथोलिक हैं और जब उन्होंने किम की कमर पर बुद्धा का टैटू देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और अब वो शादी को तोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद यंगू और मिनहो ख्यो से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि हम वेडिंग कंटिन्यू ना करें। ख्यो भी अपने फादर इन लॉ से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए डेयोन होटल पर केस कर दिया है। दरअसल ये होटल ख्यो के अंकल की है और बातों ही बातों में ख्यो बता देता है कि शादी के दिन जो भी हादसा हुआ उससे किम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास अपना इलाज करवा रही है। यंगू जब उससे पूछती है क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो ख्यो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात को सुनूंगा। इधर सुयोन और जुनहो होटल जा रहे होते हैं तो जुनहो सजेस्ट करता है कि हम होटल में एक दूसरे को स्वीटी कहकर बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ये सुनकर सुयोन बड़ी खुश हो जाती है। तभी जुनो के पास यंगू का कॉल आता है और वो वेल्स के बारे में बात करने लगती है। सुयोन को यह सब कुछ वियर्ड लगता है और वो जुनो को कहती है कि तुम्हें उससे कम बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तो तुम उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो वो काफी हर्ट होगी। जुनो को उसकी बात समझ में आ जाती है। रास्ते में सुयोन का पेट खराब हो जाता है, इसलिए होटल पहुंचने पर वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी वहां पर यंगू भी आ जाती है। वो जुनो को नहीं बताती कि मेरे बैग में क्या है और सीधे सुयोन के पास चली जाती है। लूज मोशन की वजह से सुयोन जुनहो के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो यंगू को जुनहो के साथ जाने के लिए कहती है। फिर यंगू जुनो को कहती है कि अब हम दोनों को शादी करनी होगी।
ये सुनकर जुनहो तो शौक रह जाता है। फिर दोनों वेडिंग ऑर्गेनाइजर के ऑफिस जाते हैं और उनसे अपनी झूठी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए डिस्कस करने लगते हैं। फिर जब वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने का समय आता है तो यंगो उसी ड्रेस को पिकअप करती है जिसे किम ने पहना था और वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। ऑर्गेनाइजर उन्हें कहती है कि देखिए ये फैशन तो पुराना हो चुका है, लेकिन यंगो इसी ड्रेस को पहनने के ऊपर जोर देती है। जुनहो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ बहुत पतली है, इसलिए ध्यान रखना कि ड्रेस स्लिप ना हो जाए। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर कहती है कि आज तक किसी भी ब्राइड की ड्रेस स्लिप नहीं हुई है। इधर जब सुयोन वॉशरूम में होती है तो बाहर एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुनती है जो इसी होटल में काम करती है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि जूही नाम की लड़की को वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के इंसिडेंट के बाद होटल से निकाल दिया गया। सुयोन समझ जाती है कि इस लड़की के पास ड्रेस स्कैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, इसलिए वो जुनहो को कॉल करके इस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करती है। जुनहो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उससे जूही का मोबाइल नंबर मांगता है। तभी पीछे से वेडिंग ऑर्गेनाइजर आ जाती है, वो उसे अपने साथ लेके जाती है। जुनहो कॉल पर सुयोन से बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने वेडिंग ड्रेस में यंगू आ जाती है और जुनहो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। फिर देखते देखते जज इस केस के दोनों पक्षों का ट्रायल से पहले सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। बाद में जब सुयोन किम के साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है तो वो भी किम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वह अगले दिन जब जुनो और यंगू होटल के कैफे में होते हैं तभी जुनो उसे सजेस्ट करता है कि हमें वेल्स के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए और इस पर यंगू भी एग्री हो जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जुनो को फिर से वो लड़की दिखाई देती है। जुनो उसके पास जाकर उससे वेडिंग ड्रेस के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और जूही की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है। जुनो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे किम की शादी टूट गई और अब उसका साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जूही विदेश चली गई है। अगले दिन कोर्ट में जुनहो कैसे भी करके जूही को गवाही देने के लिए बुला ही लेता है। वो बताती है कि वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के पीछे होटल वालों की गलती थी, क्योंकि वेडिंग से ठीक पहले लास्ट मोमेंट पर गलती से वो ड्रेस फट गई। उनके पास ड्रेस रिपेयर करने का समय नहीं था, इसलिए वेडिंग ऑर्गेनाइजर ने ड्रेस को बदल दिया जो साइज में थोड़ी बड़ी थी। अब इससे जंग को लगता है कि ये केस वो जीतने वाले हैं, लेकिन फिर जब डिफेंडेंट की टर्न आती है वो किम से सवाल पूछता है और सभी को बताता है कि तुमने शादी के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पोस्ट डाली थी जिसमें तुमने लिखा था कि मैंने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। किम के इस स्टेटमेंट से पूरा केस पलट जाता है। रात को जब अटॉर्नी जंग की टीम किम से डिस्कस कर रही होती है तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं ताकि केस आगे जाकर कोई नया मोड़ न ले। किम कहती है मैं कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने ये शादी दोनों परिवारों के बिजनेस को आपस में मर्ज करने के लिए तय की। मेरे फादर को शादी से ज्यादा इस चीज की खुशी थी कि ह्यो के दादाजी उसे वेडिंग प्रेजेंट के लिए जमीन गिफ्ट करने वाले हैं। उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस जमीन के साथ क्या करने वाले हैं। इतना सुनते ही यंगहो को एक आइडिया आता है। वो सभी को बताती है कि हम स्पेशल डैमेज के अंडर कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन उन्हें शादी के बाद मिलने वाली थी वो उन्हें अब नहीं मिलेगी, इसलिए शादी टूटने की वजह से उन्हें लॉस हुआ है और ये वेडिंग होटल वालों की गलती के कारण हुआ है। इसका मतलब अब होटल को उन्हें जमीन के नुकसान की रकम देनी होगी। अटॉर्नी जंग उसके इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है। अब अगले दिन ऑफिस में सीईओ हैन मिस्टर सिंह को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लोग स्पेशल डैमेज की डिमांड करके उन्होंने जो कंपनसेशन मांगा था उससे 3 गुना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब 3 बिलियन येन का कंपनसेशन मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यंगू उन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट देती है जिसको पढ़कर मिस्टर सिन उन्हें यही आर्गुमेंट सबमिट करने के लिए कहता है। किम कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस केस को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मिस्टर सिन उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती। अगले दिन ट्रायल के समय ह्यो के अंकल यानी होटल के मालिक को कन्फेशन बॉक्स में बुलाया जाता है, जहां अटॉर्नी जंग बातों में उसको फंसाकर ये कबूल करवा देते हैं कि उसके सामने ही ह्यो के दादाजी और किन के फादर ने जमीन के सौदे की बात की थी। अपोनेंट लॉयर को लगता है कि वो अब केस हारने वाला है। फिर जंग के दिखाए गए स्पेशल डैमेज के स्टेटमेंट को पढ़कर जज अपना फैसला हैंडबॉल लॉ फर्म के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं कि तभी किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और केस वापस ले लेती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम के पूछने पर यंगू ने उसे बताया था कि तुम केस को कैसे विथड्रॉ कर सकती हो। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां मिस्टर सिन ऐन मौके पर केस को वापस लेने के कारण किम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर किम सच बताते हुए कहती है कि वो खेयो से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड निनी है। किम ने शादी वाले दिन निनी को देखा था जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो आगे बताती है कि फ्यूचर में वो और निनी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर मिस्टर सिन तो अब बेहोश हो जाता है और किम निनी का हाथ पकड़कर बाहर चली आती है। केस क्लोज होने की खुशी में सीईओ हैन अपनी पूरी टीम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। इतनी महंगी डिशेज होने के बावजूद भी यंगू
सूजी ऑर्डर करती है। डिनर के बाद जुनहो रेस्टोरेंट के बाहर यंगू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहे बिना चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने फादर को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसकी बेटी उसके लिए खुद के पैसों से खाना लाई है। फिर यंगू उन्हें कहती है कि शायद ऑटिज्म डिसऑर्डर के कारण मेरी शादी कभी ना हो पाए, लेकिन अगर कभी भी मेरी शादी हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप भी शादी कर लेना, क्योंकि आज तक आपने सिंगल फादर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, पर शादी के बाद मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहती। ये सुनकर ग्वेंग अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसन लॉ फर्म की सीईओ सुभी एक इंटरव्यू दे रही है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक अटर्नी आकर उससे बताती है कि जो केस हमने लेने से मना कर दिया था उसे हैंडबा लॉ फर्म ने ले लिया था, और उन्होंने मिस्टर सिन को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1 बिलियन की जगह 3 बिलियन का कंपनसेशन दिलाएंगे। फिर वो यंगू का लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट देखती है। स्टेटमेंट पढ़कर सुबी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि यंगू को उनकी लॉ फर्म के लिए काम करना चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एक कपल अपने घर आता है, वो देखते हैं कि उनका छोटा हम देखते हैं कि ये कपल अब अपने घर पर आता है, तो सभी लाइट्स बंद देखकर परेशान हो जाता है। इसी बीच उन्हें अचानक से घर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उनके छोटे बेटे की है, जिसका नाम जियोंग हन है। दोनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर शॉक, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा सेंग फर्श पर लेटा हुआ है और जोंग हन उसकी छाती पर बैठकर जोर जोर से मार रहा होता है। उसके पापा जोंग हन को दूर करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सेंग की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब है कि जोंग ने अपने भाई को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी जान चली गई है। इधर जब वो कपल अपने मरे हुए बेटे के पास बैठकर रो रहे होते हैं, तो वही उनका छोटा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम यंगू को देखते हैं, जो अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए खुद के नेम टैग को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पर सुयोन आती है और वो इस मेमोरी को कैप्चर करने के लिए जब यंगू के मोबाइल से उसकी फोटो खींचती है, तो उसके मोबाइल पर सीनियर अटॉर्नी जंग का कॉल आता है। इसलिए यंगू तुरंत जंग के ऑफिस में चली जाती है। वहां पहुंचने पर जंग उसे इस केस के बारे में बताते हुए कहता है, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन है और ये हैंडवा लॉ फर्म के बहुत ही पुराने क्लाइंट है, और उस चेयरमैन के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई की मार मार कर जान ले ली है। विक्टिम की बॉडी में काफी सारे इंटरनल फ्रैक्चर थे। उसकी मौत चेस्ट में हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। अब जंग चाहता है कि यंगू उसे इस केस में असिस्ट करे, क्योंकि डिफेंडेंट जोंग हन जिसने अपने भाई को मारा है उसे भी यंगू की तरह ऑटिज्म डिसऑर्डर है। अब ये सुनकर यंगू थोड़ा उदास हो जाती है और केस की फाइल पढ़ने के बाद विल्स का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि हर कोई जिसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग लेवल पर होता है। जोंग इस स्पेक्ट्रम के फाइनल लेवल पर है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट 6 से 10 साल के बच्चे की हो गई है। इसके बाद यंगू और जंग पूछताछ के लिए चेयरमैन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। वो बताते हैं कि दोनों भाई की आपस में बहुत ही अच्छी बनती थी। बड़ा भाई सेंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसका नेचर भी काफी अच्छा था, और तो और वो अपने छोटे भाई का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। जोंगू की मॉम बताती है कि वो भी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा जिद्दी है। फिर लंच के समय जुनहो ऑफिस के बाकी लोगों के साथ जाने लगता है, तो उसकी नजर दूर से आ रहे यंगू पर पड़ती है और वो लिफ्ट का दरवाजा तब तक रोक कर रखता है जब तक यंगू आ नहीं जाती। फिर जुनहो और यंगू साथ में लंच करते हैं। तभी यंगू उसे वेल्स के बारे में फैक्ट्स बताती है और जुनहो इसे ध्यान से सुनता है। वैसे उन दोनों को बात करता हुआ देखकर सुयोन बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे जुनहो पर क्रश है। इसके बाद जंग और यंगू डिफेंडेंट से मिलकर उससे केस के बारे में कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं, लेकिन उससे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। फिर जब यंगू उससे पूछती है कि तुम्हारा अपने भाई के साथ रिलेशनशिप कैसा था, क्या तुमने अपने भाई को मारा है, ये सवाल सुनकर जोंग अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होता है और पैनिक होकर टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकने लगता है। इस वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है। जब यंगू रेस्टोरेंट में अपने फादर के साथ बैठी होती है, तो वो उन्हें सारी बात बताते हुए पूछती है कि 21 साल के ऑटिस्टिक लड़के से बात करनी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। यंगू पूछती है कि किसी ऑटिस्टिक इंसान के साथ कैसे रह पाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो उसे बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। जब यंगू बहुत ही छोटी थी और अपने खिलौने के साथ खेल रही थी, तभी उन्हें उनके सामने चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाते हुए उसे पुकारते भी हैं, लेकिन यंगू ने उस समय उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने खिलौने में लगी रही। वो ये देखकर रोने लगे कि उनकी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब यंगू बड़ी और पहले से काफी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुकी है। यंगू के फादर एक और इंसिडेंट याद करते हैं। जब यंगू खो गई थी, बहुत देर तक ढूंढने पर यंगू उन्हें एक दुकान के बाहर जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। दुकान का मालिक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन यंगू जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके फादर जब उसके साथ पब्लिक लॉ की बात करने लगते हैं, तो यंगू तुरंत चुप हो जाती है और
साथ में जाने लगती है। अब प्रेजेंट में आ जाओ। यंगू के फादर उसे समझाते हैं कि जैसे तुम्हें लॉ के बारे में बातें करना अच्छा लगता है, वैसे ही उस लड़के को किसी चीज के बारे में बात करना पसंद होगा। अगले दिन मीटिंग में जब जियोंग आता है तो यंगू, सुयोन और जंग उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के स्टाइल में उसका स्वागत करते हैं और जियोंग भी इस बार उनसे अच्छे से बात करता है। इसके बाद तीनों एक एक करके कार्टून सॉन्ग गा गा कर उससे सवाल पूछते हैं तो वो उन्हें सभी जवाब देता है। लेकिन जब उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो फिर से पैनिक होकर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो वो जियोंग से पूछती है क्या सैंग ने खुद को मारने की कोशिश की, तो जंग कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी माँ कन्विंस नहीं होती क्योंकि वो हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में दे रहा था। वो इसे लेकर चली जाती है। अब जुनहो और यंगू सबूत ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जिससे वो ये साबित कर पाए कि सैंग ने खुद की जान ली थी। जुनहो रूम में सैंग के स्टेप्स को दोहराने की कोशिश करता है तो उसे एक टूटी हुई रस्सी मिलती है जिसको देखकर वो सोचते हैं कि सैंग रस्सी से लटक रहा था। तो जियोंग ने उसको देख लिया होगा और उसे बचाने के चक्कर में ये रस्सी टूटी होगी। तभी उन्हें कमरे में सैंग की डायरी भी मिलती है। इसके बाद जुनहो और यंगू जियोंग के पेरेंट्स को बताते हैं कि सैंग ने अलग अलग तरीके से बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जियोंग की मॉम को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसलिए वो लोग उस डायरी की बातें सुनाते हैं जिससे पता चलता है कि सैंग अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। जियोंग ने उसे एक बार रस्सी से लटकते हुए देखा भी था और उसे रोकने की कोशिश भी की थी। यहाँ यंगू को लग रहा होता है कि इंसिडेंट वाले दिन जियोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सैंग को मारने लगा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जियोंग के डैड ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके बेटे ने खुद को मारा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो इससे पूरे शहर में उनकी बदनामी हो जाएगी। वो यंगू को ऑटिस्टिक होने का ताना देकर चले जाते हैं। इसके बाद जब यंगू अपने कलीग्स के साथ ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है, वो देखती है कि जियोंग खुद से टैक्सी में बैठकर वहां पर आ गया है। यंगू उसे अंदर लेके जाती है और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। जियोंग की मॉम जब वहां पर आती है तो वो यंगू से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस में जियोंग को मेंटली अनस्टेबल बताया जाए और सैंग के खुद के मारने की बात बाहर न आने दो। अगले दिन ट्रायल में साइकेट्रिस्ट की मदद से ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ऑटिस्टिक इंसान के लिए वायलेंट होना आम बात है, इसलिए जियोंग की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी कहता है कि जब ऑटिस्टिक अटॉर्नी को नॉर्मल अटॉर्नी की तरह ट्रीट करते हैं तो ऑटिस्टिक क्रिमिनल को भी नॉर्मल क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए। अब ये सुनकर यंगो परेशान हो जाती है और ट्रायल खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में रस्सी से लटकने की कोशिश करती है, लेकिन जुनहो उसे बचा लेता है और इसमें दोनों गिर जाते हैं। यंगू एक कंडीशन को नोटिस करती है और भागते हुए जंग और जियोंग के फादर को जाकर बताती है कि जब रस्सी से लटकते हुए देखने पर जियोंग ने सैंग को बचाने की कोशिश की तो वो पीठ के बल गिर गया, जिससे उसकी कमर में फ्रैक्चर्स आए और जब जियोंग ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की तो उसकी चेस्ट में फ्रैक्चर आए। ये बात कोर्ट में रखने पर मर्डर चार्ज को हटाकर असॉल्ट चार्ज लगा दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि सैंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी। जियोंग के फादर मान जाते हैं, लेकिन वो यंगू को इस केस से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। यंगू भी मान जाती है। अब ये सब कुछ देखकर जंग हैन से यंगू के साथ हो रहे इस मिसट्रीटमेंट की शिकायत करता है, लेकिन सीईओ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब अगले दिन यंगू की जगह पर अटॉर्नी जंग कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनर से सवाल पूछकर साबित कर देता है कि जियोंग बेकसूर है और अपने भाई को बचाते हुए उसे फ्रैक्चर्स आए थे। केस जीत जाने के बाद जुनहो गिफ्ट लेकर यंगू के केबिन में आता है तो देखता है कि उसका पूरा केबिन खाली है क्योंकि यंगू अपना रिजाइनेशन देकर चली गई है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में रहने वाले दो बड़े भाई कंट्री साइड में रहने वाले अपने छोटे भाई डोंग सैम के घर पर जाते हैं। उनके आते ही डोंग सैम की वाइफ छत ठीक करके अपने पड़ोसी जीहोक को घर जाने के लिए कहती है। उनकी बातों से पता चलता है कि इन तीन भाइयों के फादर ने डोंग सैम के नाम पर एक जमीन की हुई है जो गवर्नमेंट डेवलपिंग एरिया के अंदर आती है। डोंग सैम उस जमीन पर खेती किया करता था, इसलिए गवर्नमेंट उसे जमीन के बदले 10 बिलियन येन का कंपनसेशन देने वाली है। डोंग सैम के दोनों भाई उस कंपनसेशन में हिस्सा भी चाहते हैं क्योंकि वो जमीन उनके फादर की है और फिर डोंग सैम भी उनकी बातों से एग्री हो जाता है। लेकिन फिर उसका भाई बताता है कि कानून के हिसाब से सबसे बड़े भाई को जमीन का 50% हिस्सा मिलेगा, वहीं बीच वाले को जमीन का 30 और सबसे छोटे भाई को 20% हिस्सा मिलेगा। और बेचारा डोंग सैम अपने भाइयों के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है क्योंकि वो उन पर पूरा विश्वास करता है। उधर हैंडबा लॉ फर्म में जंग ने यंगू का रेजिग्नेशन लेटर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इधर जब यंगू को दिखाते हैं तो वो अपने फादर के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त ग्यूरामी आती है जो बताती है कि मेरे फादर डोंग सैम को उनके बड़े भाइयों ने धोखा दिया है।
क्योंकि मेरे फादर को 10 बिलियन येन मिलने वाले थे, लेकिन वो अपने भाइयों की बातों में आकर बड़े भाई को 5 बिलियन येन और बीच वाले को 3 बिलियन येन देने के लिए तैयार हो गए और अब सिर्फ उन्हें 2 बिलियन येन ही मिलेंगे। जुरामी बताती है कि मेरे फादर ने अपने भाइयों पर विश्वास करके पेपर्स के ऊपर गलती से साइन भी कर दिया, जिससे उन्हें सबके हिस्से के कंपनसेशन का पूरा टैक्स अकेले ही चुकाना पड़ेगा और टैक्स भरने के बाद मेरे फादर 250 मिलियन येन के घाटे में चले गए। जुरामी चाहती है कि यंगू इस केस की अटॉर्नी बने, लेकिन यंगू मना करते हुए कहती है कि मैं अब अटॉर्नी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे अटॉर्नी को रेफर जरूर करूंगी। इसके बाद तीनों ग्यूरामी के गांव के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां से केस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। रास्ते में जब यंगू अपना स्कूल देखती है तो उसे याद आता है जब वो छोटी थी तो उसे शहर के स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे, इसलिए उसके पापा उसे लेकर गाँव शिफ्ट हो गए ताकि उसे यहाँ के बच्चे तंग ना करे। लेकिन यहाँ के बच्चों ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया और एक बार एक लड़की यंगू को एक नोट देती है। उसमें उसने टीचर के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो लड़की ये चाहती थी कि यंगू टीचर से ये सारे सवाल पूछे। यंगू जब सबके सामने वो नोट पढ़ती है तो टीचर उसे जोर का थप्पड़ मारती है। युरामी भी इसी क्लास में थी और उसे पूरी स्कूल साइको कहकर बुलाती थी और इसके बाद फिर धीरे धीरे यंगू और युरामी की दोस्ती हो गई। गाँव पहुंचकर यंगू वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद ये एडवाइस देती है कि डोंग सैम के भाइयों ने उन्हें हेरिटेज लॉ का झूठ बोलकर इस पेपर पर साइन करवाए, लेकिन हेरिटेज लॉ तो कब का खत्म हो चुका है। आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि आपके भाइयों ने झूठी बातें कहकर आपसे साइन करवाया। पहले तो डोंग सैम अपने भाइयों के ऊपर केस करने से मना कर देता है, लेकिन अपनी बेटी और बीवी के कहने पर मान ही जाता है। वो यंगू से उनका केस लड़ने के लिए कहता है, लेकिन यंगू तो मना कर देती है। अब अगले दिन युरामी यंगू के कहने पर हैंडबा लॉ फर्म में जाकर सीनियर अटॉर्नी जंग से मिलती है, लेकिन उसकी फाइल को देखकर जंग ये कहकर केस लेने से मना कर देता है कि ये केस जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि डोंग सैम ने अपनी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन किए थे। यंगू उसे फोन पर पॉइंट समझाने की कोशिश करती है, पर जंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो फेस टू फेस बात करनी होगी। इसके बाद यंगू तुरंत ऑफिस पहुंचती है। यहाँ सभी लंच कर रहे होते हैं। जुनो उसे इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। जंग उसे समझाता है कि ये केस बहुत ही रिस्की है, इसलिए मैं और मेरे एम्प्लॉय इस केस में नाक नहीं कटाना चाहते। अगर तुम इस केस को हैंडल करती हो तो एज अ सीनियर अटॉर्नी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यंगू कहती है मैंने तो रिजाइन कर दिया, इसलिए मैं केस नहीं लड़ सकती। इस पर जंग कहता है कि जब तक तुम रिजाइन का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे रिजाइनेशन लेटर को अप्रूव नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें हैंडबा फर्म के अटॉर्नी होने पर यह केस लड़ना ही होगा। फिर जब यंगू ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है तो जुनो उसे कैबिन में रखे हुए उस गिफ्ट के बारे में पूछता है। यंगू कहती है मुझे पता नहीं था वो गिफ्ट किसने दिया, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर जुनो उदास हो जाता है। तभी वहां पर ग्यूरामी आती है और यंगू को साथ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में यंगू डोंग सैम के दोनों भाइयों से पूछती है कि क्या तुमने हेरिटेज लॉ कहकर पेपर्स पर साइन करवाए, तो ये दोनों भाई मना कर देते हैं, जिससे सभी को लगता है बहुत बड़ा झटका। जज फिर यंगू को सबूत के साथ अगली तारीख पर आने को कहती है और जब वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं तो डोंग सैम के दोनों भाई उसे डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब सबूत के लिए जंग डोंग सैम से पूछता है कि आपके अलावा कोई विटनेस है जो पेपर्स पर साइन करते समय आपकी बात सुन रहा था। डोंग सैम की वाइफ कहती है हाँ, हमारा पड़ोसी गिहुक उस दिन छत पर काम कर रहा था और शायद उसने उन लोगों की बातें सुनी होंगी क्योंकि उसे दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक है। फिर सभी जिहुक के घर जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने उस दिन कुछ सुना था, तो पहले तो वो बताने से मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि डोंग सैम के भाई उसे बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब सॉलिड प्रूफ है। बाहर जाते समय युरामी जुनो को कहती है कि तुम यंगू को लेकर बीच पर सनसेट देखने के लिए जाओ। इसका मतलब युरामी को पता चल गया है कि जुनो भी यंगू को पसंद करता है। युरामी के कहने पर जुनो यंगू के साथ सनसेट के लिए जाता है और यंगू वहाँ भी वेल्स के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। जुनो पूछता है कि क्या तुमने कभी वेल्स देखी है, तो वो मना कर देती है। फिर जुनो कहता है कि हम वेल देखने के लिए एक्वेरियम जा सकते हैं। ये सुनकर यंगू कहती है कि वेल्स के लिए एक्वेरियम जेल की तरह होता है क्योंकि वहाँ वेल्स की लाइफ सिर्फ 4 साल होती है, जबकि समुद्र और नदियों में वेल्स की लाइफ 40 साल होती है। यंगू बताती है कि जुजुआ आइलैंड पर बहुत सारी वेल्स और डॉल्फिन्स रहती हैं, हम वहाँ एक दिन जाकर देखेंगे। सनसेट को देखते हुए जुनो उससे हैंडबा लॉ फर्म को अचानक से छोड़कर चले जाने के रीजन को पूछता है। यंगू बताती है कि जब मैं अटॉर्नी थी तभी लोग मुझे देखकर यही समझते थे कि मैं ऑटिस्टिक हूँ और अपनी टीम की सबसे कमजोर मेंबर हूँ। मैं जिस टीम के साथ भी रहूंगी वो टीम हमेशा हारेगी, इसलिए अपनी टीम की जीत के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अटॉर्नी नहीं रहूंगी। जुनो उससे कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी साइड रहो और हमेशा तुम्हारी साइड मैं रहूं। ये सुनकर यंगू सरप्राइज हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में जिहुक से जब यंगू पूछती है
क्या तुमने उस दिन हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था? तो इस बार जिहोक ऐन मौके पर अपनी बात से मुकर जाता है और मना करते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यहाँ होते हैं सभी शॉक और जिहोक डोंगसम के भाइयों के सामने स्माइल करता है। इसका मतलब है वो उनके साथ मिल चुका है। अब रात को यंगू रेस्टोरेंट में ग्युरामी के साथ होती है तो वो यंगू को कहती है कि मेरे पेरेंट्स की गलती है क्योंकि उन्होंने कोई सबूत रखा ही नहीं। अब हम क्या सबूत लाएंगे? ये सुनकर यंगू को एक आइडिया आता है। अगले दिन जब डोंगसम अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के मेमोरियल पर अपने भाइयों के घर जाता है तो ग्युरामी जो पूरी तरह से ड्रंक होती है वो तमाशा करने लगती है। गुस्से में उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और ये देखकर डोंगसम अपने भाइयों से भिड़ जाता है। उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी बीच ग्युरामी की मॉम पुलिस को भी कॉल कर देती है। अगले दिन कोर्ट में यंगो मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है जिससे साबित हो जाता है कि ग्युरामी के अंकल ने उसे और उसके फादर के साथ मारपीट की और फिजिकली असॉल्ट भी किया। इसके बाद यंगो बताती है कि सिविल लॉ के मुताबिक अगर दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उनके बीच झगड़ा हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की मर्जी से कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए मेरे क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की अपील करते हैं। अपोजिशन का अटॉर्नी कहता है कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है। तो यंगू कहती है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है? अटॉर्नी जंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जज भी यंगू के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। इसके बाद जुनो यंगू को सरप्राइज देने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाई गई वेल की बहुत बड़ी पेंटिंग दिखाता है जिसे देखकर यंगू खुश हो जाती है। उधर डोंगसम के दोनों भाई उससे माफी मांगते हैं और उन्होंने ये स्कैम इसीलिए किया क्योंकि वो दोनों कर्जे में डूबे हुए थे। डोंग दोनों भाइयों को माफ कर देता है और कंपनसेशन के पैसों को 3 भागों में बांटने का फैसला करता है। ये केस जीतने के बाद यंगू अपना रिजाइनेशन वापस ले लेती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ महीने पहले सीईओ हैन यंगू के फादर ग्वेंग के पास जाकर एक जॉब ऑफर करती है, ये पता होने के बावजूद भी कि उसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है। वापस लौटते हुए हैन यंगू की फोटो देखकर कहती है ये बिल्कुल कि ईवा नाम की एटीएम मशीन बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर अपने नए एटीएम की मॉडल और डिजाइन को बैंक के सामने एक्सप्लेन कर रहा है। वो बताता है कि इस समय जो एटीएम काम के लिए जा रहे हैं उनके फ्रॉड के बारे में बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें एम्प्लॉय बैंक से पूरे पैसे निकाल देता है लेकिन एटीएम मशीन में कम पैसे डालता है। इसी प्रॉब्लम का इलाज हमारी नई एटीएम मशीन में है क्योंकि इस नई मशीन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो नोट के वजन को काउंट करती है। अगर किसी ने एटीएम में एक भी नोट कम डाला तो वो मशीन उसे पकड़ लेगी। वहाँ बैठे बैंक के लोग कुछ दूसरी कंपनीज के नाम बताते हुए कहते हैं कि इन्होंने तुमसे पहले इस टेक्नोलॉजी का ऑफर हमें दिया है, अब ये मॉडल तो पुराना हो चुका है। ये सुनकर डायरेक्टर को झटका लगता है और वो कहता है कि हम पिछले 2 सालों से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारी है और कोई दूसरी कंपनी इसे बना ही नहीं सकती। इस पर बैंक की एक मेंबर कहती है कि हो सकता है किसी ने इस टेक्नोलॉजी को लीक कर दिया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यंगू कैफेटेरिया में बैठी होती है तो वहां पर सुयोन आकर उससे एटीएम के केस के बारे में पूछती है, लेकिन यंगू को इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर सुयोन उससे बताती है कि सीनियर अटॉर्नी जंग ने मुझे और मिनवू को इस केस को हैंडल करने के लिए दिया है और मिनवू को ये सारी डिटेल्स तुम्हें शेयर करने को कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया शायद। सुयोन आगे बताती है कि मिनवू जब कॉलेज में था तो दूसरे लोगों से आगे रहने के लिए हमेशा अलग अलग तरकीबें अपनाता रहता था, शायद इसलिए उसने तुम्हारे साथ केस की डिटेल्स को शेयर नहीं किया क्योंकि वो तुमसे आगे रहना चाहता है। इसके बाद यंगू मिनहू के पास जाकर पूछती है कि तुमने मुझे इस केस के बारे में क्यों नहीं बताया। मिनहू कहता है कि मैं भूल गया था। फिर वो यंगू को सारी फाइल्स देकर कहता है कि इसमें केस की सारी डिटेल्स हैं और 5 मिनट बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली है, इसलिए जल्दी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। यहाँ मीटिंग में ईवा कंपनी का डायरेक्टर उन्हें एटीएम मशीन का डिजाइन और वर्किंग के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि हमने यूटिलिटी राइट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। वो ये भी कहता है कि जिस कंपनी ने हमारे डिजाइन को चुराया है उन्होंने इससे पहले भी बहुत बार ऐसा किया है। मीटिंग के दौरान मिनहू अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली सवाल कर रहा होता है। वहीं जब जंग इस केस से जुड़े कुछ सवाल यंगू से पूछता है तो यंगू जल्दी जल्दी से फाइल चेक करने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जंग यंगू को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्लाइंट से मिलने के पहले सारी डिटेल्स पढ़ लेनी चाहिए और ध्यान रहे आगे से ये गलती दोबारा ना हो। खैर यंगू उन्हें मिनहू की शिकायत नहीं करती और उसके जाने के बाद मिनहू कहती है कि आगे से केस की डिटेल्स समय पे मुझे शेयर कर देना ताकि आज जैसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन मिनहू उससे मना कर देता है कि मैं कभी भी डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा। दरअसल जैसा कि सुयोन ने बताया था कि मिनहू का नेचर कॉम्पिटिटिव है और वो अपने साथ वालों से हमेशा आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। हुआ यह था कि मिनहू और यंगू दोनों हैंडबॉल लॉ फर्म में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और दोनों में से जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी उसे परमानेंटली पोजीशन मिल जाएगी। वह अगले दिन कोर्ट में रेवल कंपनी का अटॉर्नी बताता है कि ईवा कंपनी ने अपने डिजाइन का यूटिलिटी राइट 2020 में अप्लाई
ट्राई किया था, जबकि किसी अमेरिकन कंपनी ने 2019 में इसी टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया, जिसे कोई भी बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईवा कंपनी का डायरेक्टर कहता है कि हमारी पूरी टीम को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों पार्टी के अटॉर्नी के पास सबूत नहीं होते, इसीलिए जज उन्हें सबूत ढूंढने के लिए समय देते हैं। यंगो तो चाहती है कि वो क्लाइंट से बात करके सच पता करे, लेकिन मिनहू उसे ऐसा करना ही नहीं देता क्योंकि वो क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहता। तभी इन दोनों को कोर्ट के बाहर से आवाज आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं दोनों कंपनी के डायरेक्टर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। यंगू उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। रात को रेस्टोरेंट में यंगू अपने दोस्त ग्युरामी से पूछती है कि अगर कोई इंसान सच या झूठ बोल रहा हो तो कैसे पता चलेगा। इस पर ग्युरामी कहती है कि झूठ बोलने वाला इंसान बार बार अपनी नाक को टच करता है और उसकी आईब्रो को देखकर पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर जब जुनहो और मिनहो साथ में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो मिनहो के पास किसी दूसरे अटॉर्नी का कॉल आता है और वो उससे एटीएम के केस के बारे में पूछता है। मिनहो उसे केस के बारे में डिटेल्स देते हुए कहता है कि यंगो किसी काम की नहीं है, इसलिए पूरे केस को मुझे हैंडल करना पड़ रहा है। जुनहो को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब गेम दोबारा शुरू होता है तो वो अग्रेशन में मिनहो को बॉल से मारकर चला जाता है। अब अगले दिन यंगू जब जुनहो के साथ क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है तो वो उससे वही सवाल पूछती है कि अगर कोई इंसान सच या झूठ बोल रहा हो तो उसका पता कैसे चलता है। जुनहो बताता है कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है। झूठ बोलने वाला इंसान अपने फेशियल एक्सप्रेशन को काबू कर सकता है, लेकिन बॉडी के सबसे ऑनेस्ट पार्ट यानी कि हाथ और पैर उसके कांपने लगते हैं। यंगू यही आइडिया उसी के ऊपर आजमाने के लिए उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम यंगू को पसंद करते हो? ये सुनकर जुनहो कुछ बोल भी नहीं पाता और इस सवाल को अवॉइड कर देता है। उधर लीडर्स नाम की एक एटीएम कंपनी से एक आदमी मिनहू को मिलने आता है। वो आदमी बताता है कि हमारी कंपनी ने अमेरिका के ओपन सोर्स पेटेंट को यूज किया है और 2019 में एटीएम डेवलप भी किया, लेकिन बिलिंग मिस्टेक होने के कारण कंपनी और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और फिर मार्केट के सभी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इधर जब यंगू और जुनहो ईवा कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से डायरेक्टर बुरी तरह से घायल है और हाथ पैर पर प्लास्टर बंधे होने के कारण यंगू अब झूठ और सच का पता करने में थोड़ा मुश्किल फेस कर सकती है। इसलिए वो इंटेरोगेशन के लिए डेवलपिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाती है और पूछती है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को कब बनाया। वो बताता है कि हमने 2019 में खुद की मेहनत से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। अब यंगू देखती है कि वो जवाब देते हुए बार बार अपनी नाक को टच कर रहा है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। इसका मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी यंगू उसे कहती है कि कोर्ट में तुम्हें बार बार अपनी नाक को नहीं छूना है और घबराना नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगले दिन कोर्ट में जब यंगू मैनेजर से सवाल पूछती है तो उसका जवाब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है, जिससे सभी को लगता है कि वो सच बोल रहा है। अपने झूठ को सच दिखाने के लिए वो बोलते हुए रोने भी लगता है और कहता है कि हमने दिन रात मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, लेकिन दूसरी कंपनी ने हमारा डिजाइन चोरी करके हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दूसरी कंपनी के अटॉर्नी के पास ईवा कंपनी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। अगले दिन यंगू जब ऑफिस में होती है तभी वहां पर ईवा का डायरेक्टर आकर बताता है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ हमारी कंपनी ही इस डिजाइन को बेच पाएगी। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और केस को जीतने के लिए यंगू को एक सनफ्लावर की पेंटिंग गिफ्ट करता है। फिर यंगू को अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर का भेजा हुआ एक लेटर आता है, इसलिए वो सीधे मिनहू के पास जाती है। मिनहू देखता है कि अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा है कि इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, फिर उसने और ईवा की कंपनी ने इस डिजाइन का इस्तेमाल करके अपनी एटीएम मशीन बनाई, लेकिन ईवा कंपनी ने चालाकी से यूटिलिटी राइट्स अप्लाई कर दिए और ये डिजाइन अपने नाम कर लिया। इसलिए ईवा कंपनी की वजह से कोर्ट ने हमारी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दिया है। अब वो अपनी कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए यंगू से मदद मांगता है, लेकिन वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाती क्योंकि मिनहू मना करते हुए उसे कहता है हमारा काम क्लाइंट की मदद करना है, ना कि अपोजिशन की। यंगू इससे उदास हो जाती है और वो इस लेटर की बात अपने सीनियर जंग को बिना बताए इसे अपने कैबिन के ड्रॉर में रख देती है। फिर लंच करते समय सुयोन यंगू को उसका एक नया निकनेम रखने के लिए कहती है, तो यंगू उसे सनशाइन निकनेम रखने की एडवाइस देती है क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद करती रहती है और उसने लॉ स्कूल में दूसरे बच्चों को उसे तंग करने से भी बचाया था। ये सुनकर सुयोन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर मिनहू आकर बताता है कि अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर के हाथ कोई सबूत लगा है।
इसके बाद वेरिफिकेशन साइट पर अपोजिट कंपनी का मैनेजर 2019 में बंद हुई लीडर कंपनी की एटीएम मशीन को लेकर आता है। ईवा और लीडर कंपनी की मशीन को चेक करने पर पता चलता है कि इन दोनों कंपनी ने एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लीडर कंपनी ने 2019 में इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। इसका मतलब ईवा कंपनी ने टेक्नोलॉजी को चुराया है। केस को हारने पर ईवा कंपनी के डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने केस हारने से पहले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर दिया था। इसके बाद यंगू एक झूठी कंपनी का साथ देने के लिए दुख में जुन्हो के सामने उदास होकर रोने लगती है। फिर अपने केबिन से उस सनफ्लावर की तस्वीर की जगह उस लेटर को लगा देती है, जिससे वो फ्यूचर में गलत का साथ न दे। अगले सीन में हम टेजान लॉ फर्म की सीईओ को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो आदमी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की कैंडिडेट है। वो आदमी सीईओ को उसकी नाजायज औलाद की अफवाह के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक ऑर्फनेज में, जहाँ हैंग सिम नाम की एक औरत अपनी बेटी हायून के साथ आई हुई है। हायून गहरी नींद में सोई है, जिसको देखकर ऑर्फनेज की मैनेजर उससे पूछती है कि ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। इस पर हैंग सिम यानी कि उसकी माँ कहती है कि मैंने इसे नींद की दवाई दी है। दरअसल हैंग सिम एक कोरिया रिफ्यूजी है और उसने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा है। इसलिए वो जब तक वापस नहीं आती तब तक उसकी बेटी हायून को ऑर्फनेज में वो डाल रही है। वो बार बार मैनेजर से कहती है कि जस्ट बिकॉज मैं कोरियन रिफ्यूजी हूँ, इसीलिए मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार मत करना और इसे किसी को भी अडॉप्ट मत होने देना। वो हायून को छोड़कर जब ऑर्फनेज से बाहर निकलती है तभी हायून जाग जाती है। वो उसे चिल्लाकर आवाज लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हैंग सिम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा मैं जल्द ही वापस आकर तुम्हें लेके जाऊंगी, और रोती हुई चले जाती है। अगले सीन में हम हैंडबॉल लॉ फर्म को देखते हैं, जहां पर अटॉर्नी जंग यंगू को एक केस के बारे में कुछ बताता है। यह एक चोरी का केस है जिसमें एक नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी यानी कि नॉर्थ कोरिया से भागी हुई औरत पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने किसी दूसरी औरत पर हमला करके उसे जख्मी किया। दरअसल ये केस सुयोन हैंडल कर रही होती है, लेकिन वो इस केस में बहुत ज्यादा इमोशनली इवॉल्व है, इसलिए जंग इस केस को यंगू को देने के लिए कहता है। यंगू जब सुयोन के केबिन में जाती है तो देखती है वहां पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है। सुयोन इस केस में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि वो कुछ दिनों से घर भी नहीं गई और ना ही केबिन से बाहर निकली है। सुयोन उससे बताती है कि मुझे हैंग सिम से मिलने के लिए जेल जाना है, और सुयोन और हैंग सिम का केस के चलते रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि वो उसे बहन मानने लगी है। फिर जेल पहुंचने पर हैंग सिम सुयोन को देखकर बहुत खुश होती है और यंगू भी खुद का इंट्रोडक्शन देती है। फिर उसके बाद केस से रिलेटेड कुछ जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। हैंग सिम बताती है कि मैं कई साल पहले नॉर्थ कोरिया से भागकर इस देश में आ गई थी और आज से 5 साल पहले मैंने एक ब्रोकर को 10 मिलियन येन उधार दिए, लेकिन जब मैं पैसे वापस लेने गई तो उसने कहा कि सारे पैसे ली के पास है। अब वो अपनी कहानी आगे बताती है। ली उसकी ब्रोकर को पैसे वापस नहीं दे रही थी, इसलिए हैंग सिम को अब ली से पैसे निकलवाने थे। वो बताती है कि ली के पास उसके दोस्त जोंग हुई के पैसे थे। दोनों पैसे लेने के लिए ली के घर जाने का डिसाइड करते हैं और जब ली के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ली और उसके हस्बैंड की लड़ाई चल रही है। जब उसका हस्बैंड घर से चला जाता है तो वो अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि ली पहले से ही घायल है और जब वो ली से पैसे मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती है। फिर ली को डराने के लिए हैंग सिम उसके घर में तोड़फोड़ भी करती है। जोंग हुई दूसरे कमरे में जब पैसे ढूंढने के लिए जाती है तो ली उसे रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में वो दोनों ली की पिटाई कर देते हैं। फिर लड़ाई का शोर सुनकर ली की पड़ोसी पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस वहाँ की तोड़फोड़ को देखकर ली की चोट का जिम्मेदार उन्हें मान लेता है। हैंग सिम आगे बताती है कि इस चोरी और मारपीट के लिए मुझे 4 साल की सजा हुई और जोंगुई ने तो अब तक अपनी सजा पूरी भी कर ली होगी। वो आगे कहती है कि जब मेरे जेल जाने का समय आया तो जूरी ट्रायल से पहले मैं भाग गई, क्योंकि मेरी उस समय एक बहुत ही छोटी बेटी थी और अगर उस समय मैं उसे ऑर्फनेज में छोड़ती तो सजा खत्म होने तक मेरी बेटी मुझे भूल चुकी होती। पर अब वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए 4 साल की सजा के बाद वो मुझे पहचानने लगी। अब हैंग सिम सरेंडर करने के लिए जेल के लिए तैयार हो जाती है। इसकी बातें सुनकर यंगू को जोश आ जाता है और वो जंग को जाकर कहती है कि हैंग सिम को कम से कम सजा हम दिलवाएंगे। जंग कहता है कि उसके ऊपर लगे चार्जेस से उसे 7 साल की सजा होगी और 4 साल की सजा तो होनी तय है। फिर सुयोन पॉइंट आउट करती है कि विक्टिम के शरीर पर जो चोट है वो 2 औरत इतनी कम समय में दे ही नहीं सकती, तो जरूर ये चोट उनके जाने से पहले लगी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जुनो और मिनहू ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जुनो बताता है कि मुझे ऑफिस में एक लड़की पसंद है, पर उस लड़की को नहीं पता कि मैं उसे पसंद भी करता हूँ। अगले दिन सुयोन और यंगू जोंग हुई के अटॉर्नी से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने विक्टिम का डायग्नोसिस किया था वो थोड़ा बायस्ड था, क्योंकि वो नॉर्थ कोरियन लोगों से नफरत करता था। इसके बाद सुयोन और यंगू जुनहो के
साथ विक्टिम के घर जाते हैं तो देखते हैं कि ली का हस्बैंड उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिससे यंगू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जुनहो उसे प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर सुयोन थोड़ी जेलस भी होती है। खैर ली तो उनसे मिली नहीं, पर उसके पड़ोसी ने जुनहो को बताया कि जब भी ली का हस्बैंड उसे मारता है तो वो पुलिस को बुला लेती है। सुयोन को लगता है कि शायद इंसिडेंट वाले दिन भी उसने पुलिस को ही कॉल किया होगा। अगले दिन ऑफिस में मिनहू जब सुयोन को कहता है कि जुनहो तुम्हें पसंद करता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, और जब वो ये बात यंगू को बताता है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में ट्रायल के दौरान जब ली आती है तो उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। सुयोन जब उसकी चोट के बारे में पूछती है तो अपोजिशन का अटॉर्नी उसे ये सवाल पूछने से रोक देता है। फिर सुयोन पूछती है कि इंसिडेंट से 2 दिन पहले आपके घर पुलिस आई थी, तो क्या आपके हस्बैंड ने उस दिन आपको मारा था? इस पर ली कहती है कि ये 5 साल पुरानी बात है तो मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर हैंगसिम को गुस्सा आ जाता है और सबके सामने वो उसे बुरा भला कहने लगती है। यहाँ जज को हैंगसिम का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो जंग उसे शांत करता है और जज से माफी मांगता है। जज विक्टिम और हैंगसिम को एक कोर्ट रूम में साथ नहीं रहने का ऑर्डर देता है और ले को वापस घर भेज देता है। अब यंगू हैंगसिम को समझाती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है तो कोर्ट में शांत रहना पड़ेगा। फिर यंगू उस डॉक्टर से सवाल पूछती है जिसने ली की डायग्नोसिस रिपोर्ट लिखी थी। वो डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं होता कि ली को उसके हस्बैंड के मारने की वजह से चोट आई है। इस पर यंगू अब जज के सामने वो आर्टिकल पढ़ के सुनाती है जिसमें इस डॉक्टर ने नॉर्थ कोरियन से भागे हुए लोगों को भला बुरा कहा और उन्हें क्रिमिनल भी बताया। आर्टिकल के सामने आते ही डॉक्टर जज के सामने नॉर्थ कोरियन लोगों की बुराई करने लगता है। डॉक्टर की बायस रिपोर्ट की वजह से ये केस हैंगसिम के फेवर में जाता है। अगले दिन यंगू और सुयोन हैंगसिम को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए ऑर्फनेज लेके जाते हैं, जहाँ दोनों माँ बेटी को देखकर यंगू याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी स्कूल में सभी बच्चे अपने मॉम डैड के साथ आते थे। उस समय वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करती थी। वापस आते समय रास्ते में सुयोन यंगू से इस इम्पॉसिबल केस को जीतने के लिए कोई आइडिया मांगती है, तो यंगू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन कोर्ट में यंगू जज को एक्सप्लेन करती है कि चोरी के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कानून में बहुत अंतर है। नॉर्थ कोरियन कानून के हिसाब से अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा चोट ना पहुंचाई गई हो और उसका इंटेंशन वैसा नहीं हो तो उसे बस 1 साल की सजा होती है। यंगू कहती है जब हैंगसिम अपना पैसा वापस लेने के लिए गई तो उसे नहीं पता था कि साउथ कोरिया के कानून के हिसाब से ज्यादा सजा मिलती है। उसे तो बस नॉर्थ कोरियन लॉ के बारे में ही पता था। अब जज हैंगसिम से पूछता है क्या तुमने चोरी नॉर्थ कोरियन कानून को ध्यान में रखकर की थी, और अगर ली पैसे नहीं देती तो उस समय तुम्हारी इंटेंशन क्या थी? यंगू उसे इशारा करके झूठ बोलने को कहती है, लेकिन वो सच कहती है कि मैं किसी भी हाल में पैसे वापस लेने के लिए गई थी और मैं किसी कानून के बारे में नहीं समझती। इसके बाद आज के लिए कोर्ट ट्रायल खत्म होता है। थोड़ी देर बाद यंगू को एक आइडिया आता है। वो सुयोन के साथ भागते हुए जज के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि भले ही मेरी क्लाइंट चोरी करने के लिए गई थी लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिला, इसलिए उसके ऊपर रॉबरी की जगह अटेम्प्टेड रॉबरी का चार्ज लगना चाहिए। लेकिन जज ये करने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए जाते हुए यंग बस इतना ही कह देती है कि हैंगसिम ने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी छोटी बेटी के लिए किया और जब वो बड़ी हो गई तो उसने खुद से सरेंडर कर दिया। वहां से निकलने के बाद यंगू सुयोन से कहती है कि वेल्स कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती और अगर वो भी वेल होती तो उसकी माँ भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। इससे सुयोन को समझ आता है कि यंगू के लिए ये केस इतना जरूरी क्यों है। अगले दिन जज बताते हैं कि जूरी के डिसीजन से हैंगसिम को 4 साल की सजा होगी, लेकिन जज अपना फाइनल डिसीजन बताता है कि हैंगसिम का पहला अपराध था और उसने 5 साल बाद भी सच्चाई दिखाते हुए खुद को सरेंडर कर दिया, इसलिए उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है और इससे यंगू जीत जाती है केस। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेक्शन कंपनी के लोग गवर्नमेंट के नए डेवलपिंग प्लान की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इस प्लान में 2 बड़े बड़े शहरों को एक हाईवे रूट से जोड़ा जाएगा और ये रूट आने वाले बहुत सारे गाँव से होकर गुजरने वाला है। हाईवे के इस रूट में सियोडोक डोंग नाम का एक गांव भी आएगा, लेकिन सियोडोक डोंग गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके गांव के बीच से हाईवे गुजरे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज और एयर पोल्यूशन होगा। इसी वजह से सियोडोक डोंग गांव के सारे लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि सियोडोक डोंग गांव का हेड हेंसू और चेयरमैन अपने केस को लेकर आते हैं हैंडबाल लॉ फर्म में। यहाँ ये दोनों अटर्नी को बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके गाँव के बीचों बीच से हाईवे बना रही है, जिससे होने वाले पोल्यूशन से उनकी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी के साथ वो गांव वालों को कंपनसेशन भी बहुत कम दे रहे हैं, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड और होमलेस हो जाएंगे। इसी कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए वो केस फाइल करना चाहते हैं। अब सीनियर अटर्नी जंग कहता है कि हमें इस केस को बारीकी से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और मैं अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद डिसाइड करूंगा कि ये केस लेना है या फिर नहीं। इसके बाद हेंसू और चेयरमैन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जंग अपनी टीम से केस की डिस्कशन करता है।
जहां वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए जंग अपनी टीम को आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स के पास हाईवे के नक्शे को रिव्यू करने के लिए भेजता है। अब यंगहो, सुयोन और मिनहो तीनों मिलकर दो अलग अलग इंजीनियर के पास जाते हैं, लेकिन दोनों इंजीनियर एक ही बात करते हैं कि हाईवे की डिजाइन में कोई कमी नहीं है और दो सिटी को डायरेक्ट जोड़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अब इंजीनियर से मिली जानकारी को ये तीनों जंग को बता देते हैं। इसके बाद हेंसू और चेयरमैन जब हैंडबॉल लॉ फर्म में आते हैं तो जंग इस केस को हैंडल करने से मना कर देता है, क्योंकि हाईवे को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता और अगर फिर भी उसके ऊपर केस फाइल किया जाता है तो ट्रायल को 1 साल का समय तो लगेगा ही, और इसके बावजूद भी इस केस का विनिंग चांस बहुत ही कम है। इस पर हेंसू कहता है कि आपको जितना भी कमीशन चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये हाईवे हमारे गांव के बीचों बीच नहीं जाना चाहिए। वो अटर्नी से रिक्वेस्ट करता है। तभी चेयरमैन कहता है कि आपको ये केस हैंडल करना है या नहीं, इस बात का फैसला करने से पहले आपको हमारा गांव देखना होगा, जो बस यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो अब जंग इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब चेयरमैन उसे ज्यादा फोर्स करने लगता है तो वो जाने के लिए रेडी होता है। अब सभी लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और जुनो भी उनके साथ जाने के लिए गाड़ी में यंगू के पास जाकर बैठ जाता है। तभी यंगू को मिनहू की बात याद आती है कि सुयोन और जुनहो जैसे गुड लुकिंग लोगों को एक साथ रहना चाहिए। इसके बाद वो उठती है और जुनहो को अपनी जगह स्विच करने के लिए कहती है। अब जुनहो उसकी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए उसे यंगू की बात माननी ही पड़ती है। अब इससे सुयोन तो खुश हो जाती है, लेकिन जुनहो उसके पास बैठने से बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फिर थोड़ी देर के बाद सभी सिडोकडोंग गांव पर पहुंचते हैं तो हेंजू उन्हें गांव के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर अपने गांव की सुंदरता दिखाने के लिए हेंजू उन्हें थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए भी कहता है। रास्ते में वो देखते हैं कि गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने गांव के जाने माने लोगों के घर पे लेके जाता है, जहां वो सबसे पहले एक एथलीट से मिलते हैं। उसके बाद वो एक औरत के पास जाते हैं जिसे सभी लोग टेरेसा मानते हैं, क्योंकि वो एक ओल्ड एज सेंटर चलाती है और सभी लोगों की मदद भी करती है। इसके बाद हेंसू उन्हें अपने गांव की सबसे खूबसूरत जगह हैकबेरी ट्री को दिखाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसको देखकर तो ये सभी इंप्रेस हो जाते हैं। हेंजू बताता है कि गांव वालों ने 2016 में इस पेड़ को नेचुरल मोन्यूमेंट घोषित करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एग्जामिनर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब उस पेड़ की खूबसूरती देखने के लिए सभी उसके नजदीक जाना चाहते हैं, इसलिए वो पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हैं। रास्ते में यंगू गिरने की वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। सभी अलग निकल जाते हैं, पर जुनहो उसकी मदद करता है और जब वो देखता है कि यंगू की जैकेट फट गई है तो वो उसे अपनी जैकेट देता है। इसके बाद दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, जहां सुयोन ये देखकर उदास हो जाती है कि यंगू ने जुनहो का जैकेट पहना हुआ है। वेल, इसके बाद हेंजू उन्हें पेड़ के नीचे बैठकर गांव का सुंदर नजारा दिखाता है और एंटरटेनमेंट के लिए उसने वायलिन बजाने वाले को भी बुलाया होता है। फिर सभी ठंडी हवा में गाने सुनते हुए बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं। इस गांव की सुंदरता को बचाने के लिए जंग अब केस को लड़ने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सभी ऑफिस जाते हैं तो वहां पर रखे हुए इस केस से जुड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल को देखकर शॉक हो जाते हैं। दरअसल जंग ने जुनहो को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहा हुआ था। फिर यंगहू, मिनहू और सुयोन तीनों मिलकर रात भर जगकर इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। अब अगली सुबह जब यंगहू और सुयोन डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर जुनहो कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और उन्हें टेबल पर रखता हुआ यंगहू को देखता ही रहता है, लेकिन यंगहू उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, जिससे जुनहो थोड़ा उदास हो जाता है। अब सुयोन ये सब कुछ देखती है तो जुनहो के जाने के बाद वो यंगहू से कहती है कि जुनहो तुम्हें पसंद करता है। इस पर यंगहू बताती है कि ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने जुनहो को इसके बारे में पूछा तो उसने टॉपिक ही बदल लिया। इसके बाद सुयोन उससे पूछती है क्या तुम्हें जुनहो पसंद है, तो यंगहू थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि मेरे जैसे ऑटिज्म वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट है। ये सुनकर सुयोन उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि रात में जब यंगहू रेस्टोरेंट जाती है तो वहां पर वो ग्युरामी से कहती है मैं जुनहो को पसंद करने के बारे में कंफ्यूजन में हूँ। फिर ग्युरामी उसे आइडिया देती है कि अगर जुनहो को टच करने पर तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है तो तुम जरूर उसे पसंद करती हो। अब अगले दिन कोर्ट में अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेजन लॉ फर्म की सीईओ टाइसुमी आ जाती है, जिसको देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। अब जैसे केस शुरू होता है तो जंग जज को हाईवे से होने वाले नुकसान को बताता है। फिर जब टाइसुमी अपनी स्पीच देती है तो जज को इम्प्रेस करने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है और उसमें हाईवे के फायदे बताते हुए कहती है ये अच्छा है, ये ऐसा है। अब दोनों की स्पीच से कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, इसलिए जज नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट देता है। घर आने पर जब यंगू टाइसुमी के बारे में सर्च करती है तो उसके फादर ये देखकर शॉक हो जाते हैं। यंगू बताती है कि मैं और टाइसुमी एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। अब अगले दिन ऑफिस में टीम डिस्कशन के साथ यंगू अपने साथियों को बताती है कि हाईवे का डिजाइन 2016 में बना था और 2019 में एनवायरनमेंट असेसमेंट लॉ आया था, जिसके मुताबिक ये हाईवे गलत है। इसी के साथ ही यंगू सजेस्ट करती है कि हम ऑन साइट वेरिएशन की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर जज एक बार सिडोकडोंग गांव को देख ले तो उन्हें भी फैसला लेने में आसानी होगी। अब दूसरी तरफ ग्वेंगहो जब हैन से ऑफिस में मिलता है
तो उनकी बातों से पता चलता है कि टाइसुमी और गैंगहो का कॉलेज में अफेयर था और यंगू इन दोनों की बेटी है। और हैंग ने यंगू को ऑटिज्म डिसऑर्डर होने के बावजूद इसलिए नौकरी दी क्योंकि वो यंगू के जरिए अपने कॉम्पिटिटर टाइसुमी से बदला लेना चाहती थी। फिर जब ग्वेंगो बाहर जाता है तो यंगू उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। ग्वेंगो कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अब उसके जाने के बाद मिनहू भी समझ जाता है कि ग्वेंगहो हैन से मिलने के लिए आया था और वो यंगू से कहता है कि तुम्हें नेपोटिज्म की वजह से नौकरी मिली, समझी। फिर हम देखते हैं कि कॉफी पीते समय सुयोन जुनहो से कहती है तुम्हारा कुछ ना कहना यंगू को कंफ्यूज कर रहा है और अगर तुम्हें यंगू सच में पसंद है तो उसे बता दो ना। इसके बाद अगले दिन कोर्ट में जंग एनवायरमेंट असेसमेंट के मुद्दे को बताता है, लेकिन अपोजिशन अटर्नी टाइसुमी ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि ये नियम तो 2019 में आया था और उनका डिजाइन 2016 में बना था, इसलिए ये रूल इस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। तभी यंगू को एक आइडिया आता है और वो प्रूफ के साथ बताती है कि डिजाइन भले ही 2016 में बना हो लेकिन रूट 2019 में डिसाइड हुआ, इसलिए ये नियम इस पर अप्लाई हो सकता है। इसके बाद जंग ऑन साइट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करता है तो जज भी उसे अप्रूव कर देते हैं। फिर जब यंगू वॉशरूम में होती है तो वहां पर टाइसुमी आती है और यंगू ने जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दी होती है उसकी तारीफ करके चली जाती है। बाहर जब जुनो डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में रख रहा होता है तभी सुयोन उसे यंगू के साथ जाने के लिए कहती है। फिर जुनो उसकी बात मानकर यंगू को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन इधर मिनहू सुयोन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे जुनो के साथ जाना था। फिर मिनहू उसे ग्वेंगहो और हैन की दोस्ती और नेपोटिज्म के बारे में बताता है, लेकिन सुयोन उसकी बातों को नोटिस नहीं करती। ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद यंगू जुनो को ग्युरामी की बात बताते हुए टच करने की परमिशन मांगती है। पहले तो जुनो सोचने लगता है और फिर यंगू के पास आता हुआ कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और सीन यहाँ से होता है शिफ्ट। यंगू अब घर आ जाती है तो उसके पापा बताते हैं कि हैन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हैन ने मुझे तुम्हारी जॉब का ऑफर दिया था। ये सुनकर यंगू कहती है क्या मुझे नौकरी नेपोटिज्म की वजह से मिली है। इतना कहकर वो रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि मिनहू एक साइबर कैफे में बैठा हुआ हैंडबॉल लॉ फर्म में चल रहे नेपोटिज्म के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा होता है। इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि घर छोड़कर आने के बाद यंगू रात को ग्युरामी के घर पर आ जाती है। सुबह होने पर यंगू ग्युरामी के पूछने पर कहती है कि मैं अब से अपने फादर के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर तो ग्युरामी शॉक हो जाती है। फिर जब यंगू ऑफिस जाती है तो सभी उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं क्योंकि उन सभी ने मिनहू का लिखा हुआ वो आर्टिकल पढ़ लिया था, लेकिन यंगू इस बात पर ध्यान नहीं देती। इस आर्टिकल को जंग और हैन ने भी पढ़ा होता है और जब जंग के ऑफिस में बैठी हुई सुयोन ये आर्टिकल पढ़ रही होती है तो उसके पास मिनहू आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वहां पर यंगू आती है और सभी मीटिंग के लिए उसको बैठाते हैं। फिर वहां पर हैन भी आ जाती है। अब हैन के पूछने पर जंग कहता है कि मैंने जांच के लिए जज से ऑन साइट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट की है। हैन कहती है कि अगर ये आइडिया काम ना करे तो हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना होगा जो कि पॉलिटिकल होना चाहिए। फिर हैन उन्हें केस के बारे में समझाते हुए इनडायरेक्टली मिनहू को उसके लिखे आर्टिकल के लिए डांटती भी है। मीटिंग खत्म होने के बाद सुयोन यंगू को मिनहू का आर्टिकल पढ़ाती है, लेकिन यंगू कहती है कि उसने बिल्कुल सच लिखा है, मेरी नौकरी नेपोटिज्म की देन है। सुयोन उसे समझाती है कि तुम तो कॉलेज में सबसे होशियार थी, लेकिन नेपोटिज्म की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली है। भले ही तुम्हारे पापा की मदद से तुम्हें नौकरी मिली हो, लेकिन तुम हमेशा हम सबसे आगे ही रहोगी। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों टीम जज के साथ उस गांव पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार ये गांव पहले जितना सुंदर नहीं लग रहा होता है क्योंकि इस समय यहाँ पर बारिश हो रही थी। यंगू नोटिस करती है कि जज के अम्ब्रेला पर डॉल्फिन का साइन बना हुआ है। फिर हैंसू सबके साथ एथलीट के घर पर जाता है, लेकिन इस बार उसका बिहेवियर पहले से चेंज होता है क्योंकि उसने हाईवे बनाने के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है। अब टाइसुमी बताती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा दिया जिससे बहुत सारे लोग कंपनसेशन के लिए मान गए। इसके बाद सभी पहाड़ी पर हैकबेरी ट्री देखने जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते समय पैर फिसलने से जज गिर जाता है। यंगू जब उसकी मदद करती है तो वो उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सभी देखते हैं कि खराब मौसम और बारिश की वजह से वो गांव दिखाई नहीं दे रहा और तेज हवा के कारण वो लोग खड़े भी नहीं हो पाते। अब ये सब कुछ देखकर जज कहता है कि इस गांव में हाईवे बनाना ठीक ही रहेगा। जज के चले जाने के बाद हैंसू अपने घर पर सभी को बताता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ उन्हीं लोगों का कंपनसेशन बढ़ाया जिनके घर हाईवे से दूर हैं और हाईवे के पास जिनके भी घर हैं उनका कंपनसेशन नहीं बढ़ रहा। इससे तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनसेशन के चलते लालच में आकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हो जाएंगे। वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर जुनो कंसेंट फॉर्म लेकर आता है और सभी को बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर जाकर वो देखते हैं कि टेजन लॉ फर्म की टीम गांव के सभी लोगों के घर जाकर कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रही है। ये सब
सब देखकर जंग अपनी टीम को भी काम पर लगने के लिए कहता है। अब हैंसू जंग को लेकर सीधे ओल्ड एज सेंटर जाता है, जहां की ओनर वहां रहने वाले सभी लोगों से कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। सभी फॉर्म पर साइन करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन साइन करने से पहले वो चाहते हैं कि जंग उनके लिए गाना गाए। बेचारे जंग को मजबूरी में साइन करने के लिए गाना गाना पड़ता है। इसी बीच यंगू को याद आता है कि वो अपना पर्स भूल गई, इसलिए वो पर्स लेने के लिए वहां जाती है। तभी वहां पर टाइसुमी आ जाती है, जिसके पास यंगू का पर्स होता है। टाइसुमी उसे पर्स देने के बाद वेडिंग ड्रेस के केस को जीतने के लिए उसने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसकी तारीफ करती है। टाइसुमी कहती है कि पैसों के आगे सभी लोग झुकते हैं, इसलिए हाईवे तो यहीं बनेगा। जाने से पहले टाइसुमी उसे जॉब का ऑफर भी देती है, जिसे सुनकर यंगू बड़ी सरप्राइज हो जाती है। नीचे खड़ा हुआ मिन्हू उन दोनों को बातें करता हुआ देख लेता है, और जब वो यंगू को इसके बारे में पूछता है तो वो मजाक के अंदाज में कह देती है कि तुम्हें ये बताऊं ताकि तुम आर्टिकल में लिख सको। है ये सुनकर मिन्हू गुस्सा हो जाता है और दोनों में थोड़ी बहस भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू सामान लेकर जब घर से जा रही होती है तो उसके पापा उसे रोकते हैं। यंगू कहती है कि मैं घर के साथ साथ अपनी नेपोटिज्म से मिली नौकरी को भी छोड़कर जा रही हूँ और अब मैं टैजन लॉ फर्म को ज्वाइन करने वाली हूँ। गैंगो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यंगू नहीं रुकती तो गैंगो उसे बता ही देता है कि टाइसुमी तुम्हारी माँ है। ये सुनकर यंगू हैरान हो जाती है और जब गुस्से में आगे बढ़ती है तो पैर फिसलने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हुई यंगू को जब होश आता है तो गैंगो उसे अपनी कहानी बताता है कि वो और टाइसुमी लॉ स्कूल में एक दूसरे से मिले थे। टाइसुमी एक लॉ फर्म के मालिक की बेटी थी और वो एक गरीब किसान का बेटा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन जब टाइसुमी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार देना चाहती थी। गैंगो टाइसुमी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। फिर जब यंगू का जन्म होता है तो एक औरत आकर उसे गैंगू को देते हुए कहती है, आज के बाद टाइसुमी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। गैंगू ने टाइसुमी को दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं किया। गैंगू को इस बात का रिग्रेट होता है और वो यंगू को कहता है कि अगर मैं टाइसुमी के प्रॉमिस को तोड़कर खुद की लॉ फर्म शुरू करता तो आज बेटी तुम मेरे साथ ही काम करती। वो बताता है कि हैन ने तुम्हें किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नौकरी पर रखा है। टाइसुमी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये सुनकर यंगू को एक आइडिया आता है। वो तुरंत जुनो को कॉल करके कहती है कि 2016 में हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट के लिए भेजा गया था। हो सकता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से प्रोविडेंस ऑफिस में किसी ने हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बनाने दिया हो। शायद उसे पहले ही पता था कि हाईवे बनने वाला है। जुनो को उसका आइडिया पसंद आता है और अगले दिन दोनों प्रोविडेंस ऑफिस जाते हैं, जहां हैंसू पहले से ही मौजूद होता है। वो बताता है कि यूजिन इसी प्रोविडेंस ऑफिस में काम करता है और उसने कहा था हैकबेरी ट्री नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बन सकता। हैकबेरी ट्री को एग्जामिन करने वाले लोगों को यूजिन ही लेके आया था। इसके बाद यंगो और जुनो यूजिन के पास जाते हैं। यूजिन वही आदमी है जो हैकबेरी ट्री के पास वायलिन बजा रहा था। यंगो उससे पूछती है कि नेचुरल हेरिटेज को बिना एप्लीकेशन मिले तुम्हें कैसे पता चला कि हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता। अब यूजिन कहता है कि इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। यंगो के कहने पर यूजिन अपने कैबिन में फाइल लेने के लिए जाता है। तभी जुनो अकेला देखकर यंगो से उस रात के बारे में पूछता है जब जुनो उसके बहुत करीब आ गया था, लेकिन यंगो नर्वस होकर उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। यंगो बताती है कि तुम्हारे पास आने से मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। फिर वो फाइनली उसे बता ही देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जुनो उससे कुछ कहने वाला होता है, तभी वो देखता है कि यूजिन भाग रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर तक भागने के बाद जुनो उसे पकड़ ही लेता है। पकड़े जाने पर यूजिन बताता है कि मैंने नेचुरल हेरिटेज को कभी कोई एप्लीकेशन भेजी नहीं, क्योंकि मुझे ऑफिस से किसी ने बता दिया था कि सिडोकडोंग गांव में हाईवे बनने वाला है, इसलिए मैंने सभी को झूठ बोला कि हैकबेरी ट्री कभी नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बन सकता। बातों बातों में यंगू देखती है कि यूजिन के अम्ब्रेला पर भी सेम डॉल्फिन का साइन है। फिर पूछने पर यूजिन बताता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए हुए घर को देखने के लिए जाता है उन्हें ये अम्ब्रेला गिफ्ट में दी जाती है। अगले दिन कोर्ट में टाइसुमी कहती है कि हाईवे बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सिडोकडोंग गांव के आधे से ज्यादा लोगों ने कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है। जज भी अपना आखिरी फैसला सुनाने ही वाला होता है, तभी जंग जज को रोककर कहता है कि मैं कोर्ट को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर जज को गुस्सा आता है और वो जंग को इसका कारण पूछते हैं, तो जंग बताता है कि जज के जो अम्ब्रेला है वो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए हुए घर को देखने के लिए जाते हैं। वो कहता है कि अगर आपने फैसला सुनाया तो वो अनफेयर लग सकता है। जंग के कहने पर ये ट्रायल रोक दी जाती है। अगले सीन में देखते हैं कुछ दिनों के बाद यंगू टाइसुमी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वो टाइसुमी से पूछती है, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? टाइसुमी कोई जवाब नहीं देती, तो यंगू बताती है कि मैं ग्वेंगहो की बेटी हूँ।
ये सुनकर तो टाइसुमी को बड़ा झटका लगता है और वो बहुत रोती है। यंगो बताती है कि मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना घर छोड़कर टेजन लॉ फर्म में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं पापा को छोड़कर आपके पास कैसे आ सकती हूँ, जिसने पैदा होते ही मुझे अकेला छोड़ दिया। टाइसुमी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। यंगो कहती है कि सिडोकडोंग गांव में अब हाईवे नहीं बनेगा क्योंकि नेचुरल हेरिटेज ने हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट बना दिया। यंगो कहती है कि मैं आपसे मिलकर बस यही बताना चाहती थी। इतना कहकर यंगो रोते हुए चली जाती है।